नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। अमित शाह फिर भोपाल दौरे पर हैं। लगातार उनका दौरा चल रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के दौरे यहां पर तेज होते जा रहे हैं। यहां पर मध्य प्रदेश में अमित शाह का यह 15 दिन में दूसरा दौरा है। इस दौरे को लेकर लगातार जो है ये बातें सामने आ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में ये देखा जा रहा है, ये बातें सामने आ रही हैं कि ये मध्य प्रदेश में लगातार अमित शाह का ये दौरा, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, का मायने क्या है। क्या वास्तव में बीजेपी अपने आप को मध्य प्रदेश में कमजोर आंक रही है, जिससे कि अपने केंद्रीय नेतृत्व, अपने चाणक्य को बार बार मध्य प्रदेश में भेज रही है, या फिर कुछ और बात है, या फिर कर्नाटक में जो स्थितियां थी उसे देखते हुए कोई रिस्क यहां पर नहीं लेना चाहती बीजेपी, इस बार भी अपने सरकार बनाना चाहती है बीजेपी। तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर के तमाम जो सवाल हैं वो लोगों के मन मस्तिष्क में उभर रहे हैं, जिसका जवाब हम लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आज जब अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं तो आखिर क्या क्या होने वाला है। 15 दिन पहले आए थे, 15 दिन पहले आए थे तो क्या क्या हुआ था। तमाम मीटिंग हुई थी, तमाम नेताओं के बैठकें हुई थी, उसमें तमाम रणनीतियां भी बनी थी, समितियां भी बनी थी, कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ था। लेकिन अब आ रहे हैं तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसके बारे में भी आज आपको बताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने दौरे के मतलब क्या हैं, इसका रहस्य क्या है। तो ये सब समझने का प्रयास करेंगे आज इस कार्यक्रम में। और आपको बताएं कि कांग्रेस भी कम नहीं है। कांग्रेस भी लगातार, उसके नेता भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी को जो उसकी कमियां हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इन कमियों को अपनी खामियों में अपने पक्ष में करने के लिए, इन खामियों को अपने पक्ष में करने के लिए आखिर ये चाणक्य जब आ रहे हैं तो क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह से उसे दुरुस्त करेंगे, किस तरह से जनता में ले जाने के लिए अपने सेनानियों को तैयार करेंगे। आज हम इस कार्यक्रम में इस बारे में भी जानेंगे। तो ये तमाम बातें हैं, तमाम सवाल हैं जो अपने मन मस्तिष्क में उभर रहे हैं। इन मन मस्तिष्क में उभरते हुए सवालों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे और साथ ही हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या क्या तैयारियां हो रही हैं उनके आने में। जैसे ही वो आएंगे आखिर क्या क्या कार्यक्रम है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। सुरक्षा के क्या क्या इंतजामात हैं और क्या क्या करने वाले हैं, कब तक मीटिंग करने वाले हैं, मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं, ये तमाम बातें हैं जो आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आपको एक बार फिर हम बता दें कि ये जो तैयारियां हैं, ये जो तैयारियां हैं, इस पर हम जायजा लेने के लिए हमारे साथ संवाददाता हैं और संवाददाताओं से अपने पूछेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कृष्णा शर्मा हमारे संवाददाता हैं, विवेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन दोनों से बारी बारी से हम जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पर जो तैयारियां हैं इनको लेकर के, इनके आगमन को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं, क्या सुरक्षा के इंतजामात हैं, क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहले हम जाना चाहेंगे विवेक सिंह जी के पास। विवेक सिंह, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अमित शाह आज 15 दिन में दूसरी बार भोपाल दौरे पर हैं, मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। और सबसे पहले आप बताइए कि आज वो दौरे पर आने वाले हैं, इसके लिए क्या क्या इंतजामात हैं और क्या कुछ कौन कौन सी बैठकें होने वाली हैं, बैठकें कितनी लंबी चलने वाली है, इसमें कौन कौन शामिल होने वाले हैं। जी विवेक। बिल्कुल देवेंद्र जी, अगर हम बात करें, बिल्कुल आपने सही कहा कि 15 दिन के अंदर दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजधानी भोपाल का दौरा है। और जो आपने सवाल किया है कि क्या कुछ बैठकें होने वाली हैं और क्या कुछ उसमें रणनीति तय होने वाली है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर देवेंद्र जी हम बात करें, जो पिछली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचे थे और लगभग 4.5 घंटे 15 नेताओं के साथ बंद कमरे में चर्चा की थी और क्या कुछ उसमें रणनीति बनाई गई थी, इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने जानकारी दी थी आगामी कार्यक्रमों को लेकर। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो पिछले बैठक में अमित शाह रोड मैप तैयार करके गए थे उसको लेकर कितना इम्प्लीमेंट इन 15 दिन के अंदर हुआ है, इसको लेकर इस बैठक में निश्चित रूप से चर्चा की जाएगी। और चुनाव को लेकर जिस तरीके से समितियों का गठन होना है, इसको लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने आज बात रखी जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें चुनाव के जो प्रदेश के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, जो सह प्रभारी हैं अश्विनी वैष्णव और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक
नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने भी अभी हाल ही में 4 दिन पहले बैठक ली थी और उसमें रणनीति तय की गई थी और उसमें कहीं ना कहीं जो चुनाव समितियों का गठन होना है उसके नामों पर सहमति बन गई थी। तो अब माना जा रहा है कि आज उन नामों को लेकर भी चर्चा होगी और कल उन नामों का ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो चुनाव प्रबंध समिति का संयोजक केंद्रीय माफ कीजिएगा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्शन मूड में आ गई है। अब इसको लेकर आगामी रोड मैप तैयार किया जाएगा और इसको लेकर अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री आज जो पहले जो रणनीति तय करके गए थे तैयार, उसमें कितना इम्प्लीमेंट पार्टी ने किया है, इन तमाम चीजों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी और अलग अलग समितियों का गठन होना है तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। यानी कि चुनावी मूड में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आ गई है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की के प्रदेश कार्यालय की तो वह भी नजारा दिखाना चाहेंगे किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, जो पुलिस बल है वह पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद है, सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। पिछली बार भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और इस बार भी अगर हम बात करें तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद हैं। महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे थे, हालांकि अभी वो निकल गए हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री जैसे ही अमित शाह आएंगे तो वह उनके साथ यहाँ पर आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो वह भी राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, केंद्र में मंत्री हैं या फिर केंद्र में पदाधिकारी हैं, वह राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की बात करें तो 7:40 पर वह राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से वह सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। 8 बजे से बैठक शुरू होगी और 11:25 बजे तक यानी कि 11:30 बजे तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक लेने वाले हैं। यानी कि 4.5 घंटे लगातार फिर एक बार 15 नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और इनमें समितियों के गठन को लेकर भी चर्चा होगी और आगामी कार्यक्रमों को रणनीति भी बनाई जाएगी। जी देवेंद्र जी, हमारे साथ हमारे जो संवाददाता कृष्णा शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा शर्मा, इस तरह से लगातार एक तरह से कह सकते हैं कि धुआंधार और इस तरह से कह सकते हैं युद्ध स्तर पर ये आगमन हो रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। क्या कर्नाटक में मिली असफलता को पुनः मध्य प्रदेश में नहीं दोहराने का लक्ष्य है या फिर बीजेपी अपने आप को यहां पर कमजोर सा महसूस कर रही है? देखिए देवेंद्र जी, चुनाव होता है तो जिस राज्य होता है तो केंद्रीय नेतृत्व की कमान संभालती है और चूंकि मध्य प्रदेश में पिछले पंचवर्षीय में या 2018 की बात करें तो करारी शिकस्त कहीं ना कहीं बीजेपी को झेलनी पड़ी थी और इस बार वह एकदम फूंक के पैर कदम रख रही है क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जो हार मिली। अब इस बार मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार बनी है और लगातार चाहे मंत्रियों की बात करें या विधायकों की बात करें, उनकी निगेटिव जो परफॉर्मेंस है, सर्वे में परफॉर्मेंस सामने आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व तो अलर्ट मोड पर आ गया है और इसी कारण से लगातार मध्य प्रदेश में चाहे जेपी नड्डा की बात करें या अमित शाह की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तीनों के लगातार दौरे हो रहे हैं और अमित शाह ने स्वयं कमान अपने हाथों में ले लिया है क्योंकि कहा जाता है कि अमित शाह जिस राज्य में होते हैं चुनाव को लेकर वहां जीत की गारंटी 100% होती है और क्योंकि मध्य प्रदेश में अमित शाह के दौरे शुरू हो गए हैं और केंद्रीय मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर है उनको चुनित का संयोजक बना गया है। अश्विन वैष्णव हो या भूपेंद्र यादव हो, उन सबको जिम्मेदारी दी गई है तो निश्चित रूप से वो पूरी रिपोर्ट गृह मंत्री को दे रहे हैं और इस कारण से गृह मंत्री लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और बीच कार्यालय में जब आज पहुंचेंगे तो जो पिछली बार की बैठक हुई थी और जो टास्क दिए गए उन टास्कों पर कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है उसकी रिपोर्ट लेंगे। इसके बाद अगली रणनीति तय होगी। देवेंद्र जी, विवेक सिंह, हम आपके पास आना चाहेंगे कि क्या आपको क्या लगता है कि इस तरह से लगातार दौरे करने का पीछे ये जो लगातार दौरे हो रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, तो इसके पीछे आखिर क्या कोई डर है
या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कि जो सर्वे की अभी बात कर रहे थे हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा कि सर्वे आया है उसके बाद से ये एक्टिविटी तेज हो गई है, तो कुछ सर्वे में ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे कि होश फाख्ता हो गए हों और लगातार ये कवायद चल रही है। जी क्या कोई डर है या फिर चुनावी साल है? कहीं ना कहीं इसको चुनावी साल से अगर हम देखें तो ज्यादा बेहतर होगा देवेंद्र जी, क्योंकि अगर हम बात करें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही मध्य प्रदेश के दौरे पर नहीं आ रहे हैं। इसके पहले की अगर हम बात करें दौरों की, तो कांग्रेस के लीडर जो हैं, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं राहुल गांधी भाई, अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकल भी मध्य प्रदेश आए थे। और कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी वह भी मध्य प्रदेश के 2 बार दौरे पर आ चुकी हैं। अगर हम बात करें तो जबलपुर में उन्होंने दौरा किया था और उसके बाद हाल ही में भी ग्वालियर भी आई थी। तो कहीं ना कहीं चुनावी साल है देवेंद्र जी, तो ऐसे में चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या फिर कांग्रेस के नेता हों, भाई लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर्वे की अगर हम बात करें तो सर्वे में जरूर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब नजर आ रही है। और जिस तरीके से 2018 के परिणाम आए थे उससे भारतीय जनता पार्टी जरूर सबक लेना चाहेगी कि, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वह कहीं ना कहीं भले ही स्पष्ट रूप से स्वीकार ना करें कि सर्वे की रिपोर्टें जो आई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है, लेकिन अंदर खाने की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी चिंताएं जरूर बढ़ी हुई हैं जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह और उनका मध्य प्रदेश का दौरा है और 15 दिन के अंदर दूसरी बार वह लगातार भोपाल आ रहे हैं और बंद कमरे में 15 नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। और पिछली बार भी जिस तरीके से उन्होंने रणनीति बनाई थी और कहीं ना कहीं अब जैसा हम जिक्र कर रहे हैं सर्वे का और डर का, तो कहीं ना कहीं डर तो इसमें नहीं कह सकते हैं, लेकिन सर्वे से कहीं ना कहीं चिंताएं जरूर बढ़ी हुई हैं। और चुनावी साल है तो ऐसे में चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें देवेंद्र जी या फिर कांग्रेस के नेताओं की बात करें, दोनों ही नेता लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जरूर 2018 के विधानसभा चुनाव से सबक लेना चाहती है, क्योंकि 2018 के परिणामों की देवेंद्र जी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 109 सीट मिली थी, तो वहीं कांग्रेस को 114 सीट मिली थी। हालांकि दोनों ही पार्टियों को बहुमत नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी। भले ही 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही हो, लेकिन उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके लापरवाही या चूक नहीं चाहती है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और आज वह जरूर जब 4.5 घंटे 15 नेताओं के साथ बंद कमरे में चर्चा करेंगे तो आगामी जो स्थितियां होंगी, जैसा हम बात कर रहे हैं, चाहे समितियों के गठन की बात हो या फिर नेताओं की नाराजगी की बात हो या फिर आगामी कार्य योजनाओं की बात हो, किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार की योजना हो, जनता तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, और पहुंची है तो उन हितग्राहियों से संवाद करना है और उनके माध्यम से कहीं ना कहीं उनको पार्टी से जोड़ने का भी काम करना है, जिससे कि उन हितग्राहियों को पार्टी में वोट बैंक में बदला जा सके। विवेक, हम आपसे एक सवाल और लेना चाहेंगे कि चूंकि बीजेपी ये भी जो सर्वे हुआ है तो ये उसको ज्ञात तो हो ही गया होगा कि किन क्षेत्रों में वो कमजोर पड़ रही है, किन सीटों पर वो कमजोर पड़ रही है। तो क्या जो इस पर चुनावी मंथन हो रहा है और बैठकें हो रही हैं, तो क्या उन क्षेत्रों पर भी फोकस तो होगा ही, लेकिन क्या रणनीति बनाई जा रही है, कुछ निकल करके सामने आ रहा है? इससे पहले वाले बैठक में क्या रणनीति क्या रणनीति बनी थी, और अब जो बैठक होगी किन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस करने की बात होगी और कहां कहां बीजेपी कमजोर है, ये तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय होगा ही। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपने सही सवाल किया कि पिछली बैठक में जो रणनीति बनाई गई थी, आखिर क्या कुछ रणनीति थी। तो इसमें अगर हम बात करें रणनीति को लेकर, तो नाराज जो नेता हैं उनको मनाने की रणनीति अपनाई गई थी कि किस तरीके से नाराज नेताओं को मनाना है। साथ ही अगर हम बात करें आगामी कार्य योजनाओं की, जैसा हम बात कर रहे हैं चुनाव समितियों के गठन की, तो इसमें अलग अलग समितियों का गठन होना है। चाहे अगर केंद्रीय नेता मध्य प्रदेश के दौरे पर आते हैं तो उनके क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, किस तरीके से उनके प्रचार की व्यवस्था होगी, वाहन की व्यवस्था होगी, व्यय की व्यवस्था होगी, रुकने की व्यवस्था होगी, इन तमाम चीजों की जो समितियों का गठन होना है, इसको लेकर चर्चा की गई है। क्योंकि अगर हम बात करें चुनाव में सबसे ज्यादा मैनेजमेंट ही काम आता है, यानी कि जो समितियों का गठन होगा, अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जातिगत और क्षेत्रीय भी समीकरण भारतीय जनता पार्टी जरूर बिठा लेगी। क्योंकि अगर हम बात करें क्षेत्रीय समीकरण की या फिर जातिगत समीकरण की, क्षेत्रीय समीकरणों की अगर हम बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर चंबल ग्वालियर से आते हैं, उनको चुनाव प्रबंधन की कमान सौंपी गई है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की, तो उनको
कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाई लगातार मध्य प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें फग्गन सिंह कुलस्ते की, केंद्रीय इस्पात मंत्री है, उनको भी कहीं ना कहीं महाकौशल की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और अगर हम बात करें पूर्व मंत्री और वर्तमान बीजेपी के विधायक और वरिष्ठ नेता राजेंद्र शुक्ल की, उनको भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साधने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। गोपाल भार्गव बुंदेलखंड से ताल्लुक रखते हैं, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, उनको 3 नेताजी ऐसे नाम हैं जो उनको ब्राह्मणों को साधने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से क्षेत्रीयगत और जातिगत समीकरण इस बार भारतीय जनता पार्टी जरूर साधने का काम करेगी। और जो नाराज नेता हैं उनकी नाराजगी दूर करने का काम भी इस बैठक में तय होगा कि किस तरीके से नेताओं की नाराजगी को दूर करना है। जो नाराज नेता हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश लगातार केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री जो हैं और जो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बनाए हैं, वह लगातार वरिष्ठ नेताओं से संवाद कर रहे हैं और उनको पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही नाराज नेताओं को कहीं ना कहीं अब चुनाव समितियों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है कि जिससे कि जो आगामी चुनाव है उसमें किसी भी तरीके से पार्टी को नुकसान ना उठाना पड़े। जी देवेंद्र जी, कृष्णा शर्मा, हम आपके पास आएंगे। जैसा कि अभी विवेक सिंह जी ने कहा कि जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, और वहीं अगर जो ये देखा जाए तो जातीय समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर कांग्रेस भी चल रही है। तो ये दोनों पार्टियां जो हैं ये जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रही हैं। इसमें अगर जो बीजेपी का देखा जाए तो बीजेपी को कितना, मतलब ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि कांग्रेस की तुलना में कितना महत्वपूर्ण है जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साध पाने में ये आगे निकलती हुई दिख रही हैं कांग्रेस से। देखिए, जमीनी धरातल की बात की जाए, जिस तरह से सर्वे हो रहे हैं और लगातार चाहे जातीय समीकरण हो चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो और उनको साधने की बात हो, तो अभी जो दो सबसे बड़े इशू हुए हैं, एक तो आदिवासी जो कांड हुआ है और उसके बाद जो दलित कांड हुआ है, उसके कारण कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर है। और जिस तरह से संत रविदास समरसता यात्रा निकाली जा रही है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो दलित वर्ग है उसे साधने की कोशिश जरूर, कवायद शुरू हो गई है। ये कहा जाए कि कवायद शुरू हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सागर दौरे पर जब आएंगे और संत रविदास जो मंदिर है उसका भूमि पूजन करेंगे, तो निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश के दलित हैं उनको साधने की कवायद होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो वाकई मध्य प्रदेश में हुए हैं और जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, चाहे दलित का मामला हो, चाहे आदिवासियों का मामला हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का मामला हो, इन मामलों को लेकर लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है और पूरे मध्य प्रदेश में एक तरह से ढिढोरा पीट के रखा हुआ है। और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस आदिवासी सम्मान यात्रा भी निकाल रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है और उस मामले में बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले चुनाव में भी 2018 में जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया था, लगातार बैठकों का दौर चला था, इस बार भी लगातार कमलनाथ बैठकों का दौर कर रहे हैं। आज भी मीणा समाज की बैठक हुई थी, तो कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे दिन समाजों की बैठक कमलनाथ ले रहे हैं और इन बैठकों के माध्यम से समाजों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी अपने संगठन पर विश्वास जता रही है और बूथ से लेकर पन्ना प्रभारी तक जो कार्यकर्ता हैं और जो योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उन योजनाओं के माध्यम से जनता तक अपनी पहुंच बना रही है। जी, विवेक सिंह, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जैसा कि अभी कृष्णा शर्मा ने कहा कि जातीय समीकरण को साधने में थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी, तो क्या जो ये बैठक होगी, क्या इस पर भी मंथन किया जा सकता है कि आखिर जातीय समीकरण को किस तरह से साधा जाए? क्योंकि जातियों को साधने से एक मुश्त वोट आने की उम्मीद होती है और इसी लालच में राजनीतिक पार्टियां कोई न कोई कवायद करके जातियों को साधती हैं। और जैसा कि कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है, तो क्या इस तरह की बैठकें भी बीजेपी आयोजित कर सकती है? निश्चित रूप से देवेंद्र जी, जैसा हम पहले जिक्र कर चुके हैं, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को लेकर चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां 2018 के विधानसभा चुनाव से सबक ले चुकी हैं और इसको लेकर अब दोनों ही पार्टियां अलग अलग रणनीति अपना रही हैं। जैसा कि हमारे साथी बता रहे थे
कि कांग्रेस अलग अलग जातियों के सम्मेलन आयोजित कर रही है और आज भी कमलनाथ ने जातिगत सम्मेलन का आयोजन किया था। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी अलग अलग वर्गों के समाज विशेषों के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर कई समाजों के सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। और देखने वाली बात यह है कि कई समाजों की मांग को लेकर कई अवकाश भी मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे घोषित किए हैं। चाहे हम बात करें भगवान परशुराम की बात करें तो उनकी जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार ने अवकाश घोषित किया है और तमाम समाजों के बोर्डों के गठन को भी मंजूरी दी है। कहीं ना कहीं हम विश्वकर्मा समाज की बात करें या कुमार समाज की बात करें या तमाम अन्य समाजों की बात करें, ऐसे मध्य प्रदेश की सरकार ने 14 प्रकोष्ठ जो आयोजित गठन किए हैं। ऐसे उनके जो समाज के प्रमुख होंगे उनको उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उनको मंत्री का दर्जा भी दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों ही पार्टियां अलग अलग समाजों वर्गों को साधने में जुटी हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो समाज के साथ साथ भाई जाति क्षेत्रीय समीकरण पर भी ध्यान दे रही है। जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, उनको चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उनको मालवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अलग अलग जो लोग हैं मालवा के नाराज नेता हैं उनको मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो भैया हम बात करें ब्राह्मणों को मनाने की 3 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाने वाली है। विवेक सिंह, एक अंतिम प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे। अंतिम प्रश्न, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा कि आदिवासी जो पेशाब करने की घटना सामने आई थी, इस पर मुख्यमंत्री ने तो पूरा उनके पांव धो करके इसे साधने की कोशिश की है कि ये जो सम्मान उनका गया था आदिवासियों का, ये वापस लौटा है। लेकिन क्या इस बैठक में, मंथन में, इसके बाद भी कोई और आदिवासियों के सम्मान के लिए या आदिवासियों को अपनी तरफ करने के लिए कोई और योजनाएं, कार्यक्रम बन सकते हैं? जल्दी से। बिल्कुल देवेंद्र जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने आदिवासी को लेकर सवाल किया है तो इस बैठक में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को लेकर चर्चा होगी। और आदिवासी का जो आपने सवाल किया है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने गौरव यात्राओं का आयोजन किया, जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। और अगर हम बात करें भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर 15 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही बड़ा आयोजन किया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। अगर बात करें गौरव यात्राओं की तो गौरव यात्राएं मध्य प्रदेश सरकार ने 7 अलग अलग स्थानों से निकाली थी जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। तो इसको लेकर वीरांगना रानी दुर्गावती को लेकर भी अभी यात्राएं निकाली गई थी। हाल ही में जो 5 यात्राएं थी जिसमें शहडोल में 22 जून को समापन हुआ था। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसमें शामिल होना था लेकिन मौसम की खराबी के चलते वह शामिल नहीं हो पाए थे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से 3 अगस्त तारीख की बात करें 3 अगस्त की, तो इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वह शामिल होने की तैयारी है। और कहीं ना कहीं 3 अगस्त को एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक नई योजना की शुरुआत करने वाले हैं आदिवासी वर्ग के लिए। हालांकि स्पष्ट अगर हम बात करें तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक साफ तौर पर बताया नहीं गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदर खाने की खबरें हैं वह 3 अगस्त को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी कोई नया आदिवासी वर्ग के लिए योजना लॉन्च करने वाली है जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। जी देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सिंह आपका भी और कृष्णा शर्मा आपका भी। तो शाह का मिशन एमपी लगातार जारी है। 15 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर है। लगातार रणनीतियां बनाई जा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जब मध्य प्रदेश आ रहे हैं उसके बाद जो बैठकों का दौर होगा, 4.5 घंटे आज बैठक होगी, इसमें क्या रणनीति बनाई जाती है ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।